नमस्कार, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता से, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। अग्निवीर योजना पर आज हरियाणा से बड़ी खबर आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को आरक्षण का ऐलान कर दिया है। पुलिस और माइनिंग गार्ड की नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा और ग्रुप सी और डी की नौकरी में भी 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है उसको लेकर जबरदस्त राजनीतिक चिंगारियां देखने को मिल रही हैं। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास को बंद करने की जरूरत है। बीजेपी के नेता बीजेपी के मूल मंत्र से अलग बयान क्यों दे रहे हैं, इसकी कहानी आपको सत्ता में बताएंगे। सत्ता में यूपी को लेकर चल रही मुलाकात, पॉलिटिक्स की भी बात होगी जो दिल्ली में चल रही है। आज दिल्ली में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। सवाल यह है कि बैठक उपचुनाव के लिए, रणनीति के लिए है या फिर कुछ और। इसकी इनसाइड स्टोरी आज बताएंगे। सत्ता में आज मुंबई एयरपोर्ट से आई बेरोजगारों की भीड़ वाली तस्वीर देखिएगा, जिसमें कई गंभीर सवाल और कई गंभीर संकेत छिपे हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन मैं फिर से पढ़ता हूं, 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन 25,000 युवा नौकरी के लिए पहुंचे। ऐसी ही तस्वीर गुजरात से भी आई थी। इन तस्वीरों से आपके लिए क्या गंभीर चिंता वाले संदेश और संकेत हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे गंभीर चिंता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई, दलीलें दी गई। फिलहाल हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज आपको मुंबई के ऐसे चोर के बारे में बताएंगे जो कवि हृदय निकला। प्रसिद्ध मराठी कवि के यहां उसने चोरी की, लेकिन बाद में न सिर्फ उसने स्वेच्छा से सारा सामान लौटा दिया बल्कि माफीनामा भी लिखा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया। लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। आईएमएफ ने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं, 6.8 से 7%। लेकिन सत्ता की शुरुआत एक चिंताजनक तस्वीर से करते हैं। तस्वीर हजारों बेरोजगारों की भीड़ की है। इस तस्वीर में जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ युवा ही युवा दिखेंगे। पैर रखने की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर कोई चुनावी सभा नहीं होने वाली, यकीन मानिए। ना तो कोई इलेक्शन मोड है यहां पर। कई बार भगदड़ की स्थिति भी बनती दिख रही, ना ही यहां पर किसी बाबा का प्रवचन है। यह तस्वीर मुंबई के एयरपोर्ट के एक हिस्से की है, जहां एयर इंडिया की तरफ से एयरपोर्ट लोडर यानी प्लेन में सामान रखने वाले मजदूर के लिए वॉक इन इंटरव्यू होना है। 1800 लोगों के लिए वैकेंसी थी, पहुंचे कितने? 25,000 से ज्यादा युवा, यानी करीब करीब हर एक पद के लिए आवेदन करने वाले 14 युवा। एयर इंडिया को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं रही। उन्हें लगा होगा कि मुंबई जैसे शहर में जहां 20-25 हजार रुपए में जिंदगी जीना एक मुश्किल काम है, ऐसी स्थिति में ऐसी कम वेतन वाली नौकरी के लिए कब ही लोग आएंगे। लेकिन उनके अंदाजे से उलट हजारों आवेदनकर्ताओं की भीड़ आ गई। अगर एयर इंडिया को सच में ऐसी भीड़ का अंदाजा होता तो वो वॉक इन इंटरव्यू वाला कोई आयोजन ही नहीं करते, और आप बेरोजगारी की ये तस्वीर देख नहीं पाते। एयर इंडिया ने जिस नौकरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा था, उसके लिए सिर्फ मुंबई में रहने वाले ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी युवा यहां पहुंचे थे। वॉक इन इंटरव्यू लोडर और हेल्पर के लिए 1800 पदों के लिए था। लोडर और हेल्पर का मुख्य काम होता है प्लेन में यात्रियों का सामान और खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाना। आवेदक के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास और उम्र सीमा करीब 23 वर्ष तय की गई थी। वेतन 22,500 रुपए निर्धारित किया गया था और 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी थी, यानी कंफर्म नौकरी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी थी। मुंबई जैसे शहर में 22,500 रुपए की नौकरी के लिए पढ़े लिखे युवाओं की ये भीड़ देश में बेरोजगारी की एक चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। हमने ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे हालात बने और युवाओं के लिए नौकरी कितनी जरूरी है। नेताओं की बातें तो आप अक्सर सुनते हैं, आज युवाओं की बात सुनिए।
एयर इंडिया की तरफ से जॉब को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी और ये वैकेंसी हेल्पर और लोडर जैसी पोस्ट के लिए थी। मुंबई सहार एयरपोर्ट पर ये एयर इंडिया की बिल्डिंग और यहीं पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पर मंगलवार को भीड़ को पुलिस मजबूरन हटाना पड़ा। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी लोग जो हैं बड़ी संख्या में युवा वर्ग पहुँच रहे हैं जॉब के लिए। आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, क्या सिचुएशन है? अभी तो बंद ही हो गया है, फॉर्म ही नहीं सबमिट किया। इसको हटाने के लिए क्या पुलिस ने लोगों को हटाया है या उन्होंने आके काउंटर बंद कर दिया? नहीं, वो बंद ही हुआ था, बंद ही कर दिया सर। लोगों को लगता है कि जॉब मिलेगी? जॉब तो लेकिन मिल सकती नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग भीड़ ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए तो कोई दिक्कत आ गई कल, इसीलिए आज बुलाए थे। 17 को इंटरव्यू था। बेरोजगारों की ये तस्वीर हमारे नेताओं के लिए उपजाऊ खेत की तरह है, जिस पर वोटों की फसल उगाने वाले बयान आने शुरू हो गए हैं। जो राजनीतिक दल विपक्ष में हैं वो इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और जो सरकार में हैं वो पुरानी सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर बेरोजगारी पर टोपी ट्रांसफर वाली राजनीति शुरू हो गई। एक सार्वत्रिक सभी पार्टी की ओर से प्रयासों की आवश्यकता है। हम प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयासों के कारण सबसे अधिक इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आई, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र की भूमि पर आई। ये इन्वेस्टमेंट लाने का, इंडस्ट्री लाने का क्या कारण है? इनके हाथों को काम मिले, यही कारण है ना। आज हमारे बेरोजगार नौजवान कहीं भी नौकरियों के लिए, अगर कहीं 5 नौकरी की ज़रूरत है तो वहाँ पे 5000 लोग जमा हो जा रहे हैं। आपके कुकर्मों की वजह से, आपके जुमले के वादों की वजह से विकास आघाड़ी ये सारे वादे पूरे करेगी जो नौजवान चाहता है। आप तो केवल जुमलेबाजी करें। वैसे नेताओं के बयानों से हटकर अगर भारत रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं। फिलहाल भारत में बेरोजगारी दर 9.2% है, जो बहुत चिंताजनक है। भारत में लगभग 52% युवा रोजगार योग्य हैं। यह आंकड़ा 2023 में 47% था, यानी मामूली सुधार हुआ है। 2022 में कुल बेरोजगार युवाओं में से 65.7% के पास उच्च शिक्षा थी, जबकि वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 35.2% था। इससे यह भी पता चलता है कि उच्च शिक्षा होने के बावजूद रोजगार के अवसर सीमित हैं। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह समस्या इसलिए और बड़ी हो सकती है और हो जाती है क्योंकि स्किल्ड यानी कुशल युवाओं की भारी कमी है। उद्योगों की मांग और युवाओं के पास जो कौशल है उसमें एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा आर्किटेक्ट जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में स्किल्ड युवाओं की भारी कमी है। यह आंकड़ा 60%, 60% से 73% तक की कमी का है। यानी जिस स्तर की कुशलता वाला युवा चाहिए वो आसानी से मिल ही नहीं रहा है। वर्ष 2023 में द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी टीम लीज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 करोड़ स्किल्ड युवाओं की कमी थी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही करीब 3 करोड़ 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स जो थे उनकी कमी थी, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम से कम 1 करोड़ 80 लाख स्किल्ड युवाओं की जरूरत है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है और केवल 9% के पास गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यानी अधिकांश युवाओं के पास उद्योगों की मांग के अनुसार आवश्यक कौशल नहीं है। और सबसे चिंताजनक बात आप जानते हैं क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि आने वाले समय में और दिक्कतें हो सकती हैं जैसे जैसे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या होगा सोचिए, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? भारत में 65% ऐसी आबादी है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। भारत के पास युवा आबादी वाला प्रीमियम है
अगर इस युवा आबादी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो देश इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में पिछड़ जाएगा, देश का भला नहीं होगा। जर्मनी, जापान और चीन जैसे देश इस समय वर्किंग पॉपुलेशन की कमी के मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं। देश के विकास में कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसी स्थिति में अगर भारत के इन युवाओं के पास काम नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? वैसे मुंबई में बेरोजगारी की जिस तस्वीर को देखकर आप चिंतित होंगे, हमारे नेताओं को सिर्फ ऐसी तस्वीरें रैलियों में देखने की आदत है। रैलियों में ऐसी भीड़ देखकर नेताओं को गर्व होता है, उनकी चुनावी जीत का सूचकांक ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन आज की ये तस्वीर उन्हें भी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि इससे उनकी असफलता की छुपी हुई फिल्म रिलीज हुई। लेकिन इस सब के बीच बात करते इन सारे विषयों से दूर, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लेकिन नेता कहां बिजी हैं? सत्ता में अब बात करते हैं आज के सबसे विवादित, सबसे ज्वलनशील, सबसे भड़काऊ बयान की। नेता यहां पर बिजी हैं जिसमें धर्म वाली आग है, नफरत वाली चिंगारियां हैं और वोट बैंक वाला दांव भी है। यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया। पहले आपको इस बयान के चिंगारियों वाले वर्ड्स यानी जो शब्द हैं वो बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। आपको यकीन नहीं हुआ होगा, मैं फिर से सुन के पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। अब हम कहेंगे जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं और संविधान को बचाएंगे। अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। सोचिए, जिस पार्टी के सर्व प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र देते हैं, जिनकी सत्ता का मूल सूत्र ही सबका साथ सबका विकास है, उसी राजनीतिक दल के एक बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो कभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराने के लिए मशहूर हुए थे। आज जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो बौखलाकर धर्म के नाम पर नफरत वाला राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये जो बयान है, क्या ये सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है अपनी ही पार्टी में अथॉरिटी को? सोचने वाली बात है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के नेता हैं जो इस तरह के बयान से संविधान, अधिकार और समानता के भाव को ठेस पहुंचाते हैं। वैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं का कहना है कि यह हाल में खत्म हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार की भड़ास है। वैसे बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों में बीजेपी का प्रदर्शन कमतर रहा। शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो सवाल है कि क्या शुभेंदु अधिकारी हार का ठीकरा मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों पर फोड़ रहे हैं? हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। देखिए, ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो लगातार डिफीट चल रहा है भाजपा को सिंस 2021 असेंबली इलेक्शन से शुरू होकर बराबर वो डिफीट चल रहा है और उसका जो लीडरशिप है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है। ये भाजपा लीडर्स का अंदर में जो घृणा है, जो हिंसा है नॉन हिंदुओं की तरफ, ये उसका वही वो बता दिया है। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी की सरकार की नीति है। सरकार उसी नीति से चलती है। अब शुभेंदु दा ने अपने दिल के दर्द से
क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनके जो वोट माइनॉरिटीज़ के वोट नहीं मिले, तो उनके अपने दिल से जो दर्द है उस दर्द के वजह से ये बात बताई। लेकिन सरकार चलने के लिए वो नीति है, वो मोदी जी की नीति है, सरकार उसी नीति से चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। संविधान विरुद्ध काम करने के लिए और बयान देने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मामला होना चाहिए। बंगाल में फुटबॉल काफी मशहूर है और फुटबॉल में एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है सेल्फ गोल। शुभेंदु अधिकारी ने शायद ये सेल्फ गोल कर लिया है, ऐसा बड़े बड़े जानकारों की राय है। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी के बयान के कई मूल कारण हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण की बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 पर पहुंच गईं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में 4 में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में चली गईं। हालांकि जब बात आगे बढ़ चुकी है, विवाद शुरू हो चुका है, तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या सफाई दी है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं। तीर निकल चुका है, अब आप उसे रोक नहीं पाएंगे, न यूटर्न हो पाता है तीर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला नारा देते हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी ये नारा दे रहे हैं कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे से अलगाव रखता है जो उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद दिया था। पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर संपूर्ण भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही थी। पीएम मोदी योजनाओं के जरिए बीजेपी और मुस्लिमों के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ये संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण मुस्लिम वोटरों की एकजुटता रही है। केंद्र की स्कीमों का लाभ लेने वाले मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन सीएसडीएस लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मुसलमानों ने 7% वोट मिले, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 4% था। यानी इस बार 3% का इजाफा हुआ है। यह बात शुभेंदु अधिकारी के नैरेटिव से मेल नहीं खाती। गौर से देखें तो शुभेंदु अधिकारी का बयान बीजेपी को राजनीतिक रूप से फंसाने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बड़ा विजन है उसमें शुभेंदु अधिकारी का बयान आंखों में चुभने वाली राजनीतिक भूल के समान है। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पिछले 72 घंटों में काफी पॉलिटिकल एक्शन हुआ है, डायलॉग बोले गए हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग्स हुई है और भविष्य की संभावनाओं वाले राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तलाश की जा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार के बाद शुरू हुआ पॉलिटिकल पोस्टमार्टम का सिलसिला अब सार्वजनिक बयानबाजी की फिल्म बन चुका है। यूपी बीजेपी की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताने के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए जब जेपी नड्डा लखनऊ गए थे तो सीएम योगी से उनकी अकेले में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी से उनकी अलग से मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिल्ली में हुई मुलाकात को फीडबैक मुलाकात कहा जा रहा है। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि कैसे चुनाव में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर काम नहीं किया, जिसके कारण चुनावी नतीजे अच्छे नहीं रहे। इस बीच आज ही पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की मुलाकात हुई। कल पीएम मोदी चुनाव में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां वो बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच आज सीएम योगी ने अपने आवास पर मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। दावा किया गया है कि इस बैठक में यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया है कि ईमानदार और जीत की संभावना वाले प्रत्याशी का ही चयन हो।
सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा जाए। विपक्षी दल के प्रत्याशी की जानकारी रखी जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि मौजूदा समय की स्थितियां क्या हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में बढ़त बनाने के लिए सीएम योगी ने यूपी में 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जिसमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री हैं। इनसे सभी उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों पर फीडबैक तैयार करने के लिए कहा गया। मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करने के लिए कहा गया है। हर मंत्री को कम से कम 2 रात विधानसभा क्षेत्रों में रहने का आदेश है। बूथ, सेक्टर और शक्ति केंद्र पर संगठन की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। इन विधानसभा क्षेत्रों की समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए कहा गया। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद उपचुनाव जीतकर बीजेपी ऑल इज वेल का संदेश देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे। उधर दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुलाकात में क्या बात हुई, ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर सोशल मीडिया के जरिए हमला किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा है और इसमें लिखा है, सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी संभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 वाले नतीजे दोहराएगी, यानी बीजेपी में अंदरूनी मतभेद की जो भी कहानी हो, लेकिन विरोधियों पर हमला करने में कोई डिस्काउंट नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, जैसे गुजरात कठपुतली की तरह उत्तर प्रदेश को नचाना चाहता है। उससे हर भाजपाई को पीड़ा है। तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से, ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है। कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है, सरकार ही कार्यकर्ता है। सरकार, कार्यकर्ता, पार्टी सब एक दूसरे के पूरक हैं, उसको अलग अलग नहीं देखा जाता। ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और फ्रेंडली पार्टी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देते। दर्द देख करके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। किनके दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं, आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहा है ना, उससे बड़ा कोना उधर है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में हार मिली, लेकिन यूपी की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि 2014 और 2019 में यूपी ही वो राज्य था जिसने बीजेपी को छप्पड़ फाड़ कर सीटें दी थी, जिसके कारण बीजेपी अकेले सत्ता में आई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी पुराने प्रदर्शन के आगे के आधे पर सिमट गई है, जिसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। यूपी में उपचुनाव की चर्चा है तो महाराष्ट्र में फुल चुनाव की चर्चा है, यानी करीब 3 महीने बाद विधानसभा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां फुल स्विंग में चल रही हैं। विपक्ष में एनसीपी शरद पवार गुट अपना घर मजबूत करने में लगा है, जबकि सरकार में सीएम शिंदे कैश वाली स्कीम शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं। एक एक करके दोनों खबरों को समझते हैं। आज चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को बड़ा झटका दिया है पिंपरी चिंचवाड़ से। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई नेता और पार्षद आज शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए।
2 दिन पहले छगन भुजबल भी शरद पवार से मिले थे, लेकिन उनकी तरफ से ये साफ किया गया था कि वो अजीत पवार के साथ ही रहेंगे। जो विधायक अजीत पवार जी के साथ गए, जो नेता गण है जो अजीत पवार जी के साथ गए, लोकसभा चुनाव आने के बाद उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है शायद कि हम हारने वाले, क्योंकि आप अगर तो उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई हमने शायद गलती की। दोनों तरफ महायुति और महाविकास आघाड़ी में थोड़ा बहुत इनकमिंग और आउटगोइंग तो होगा ही, लेकिन इसमें आने वाले विधानसभा इलेक्शन के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि संख्या भी हमारे पास ज़्यादा है, विधायक भी हमारे जीतने वाले हैं। शरद पवार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार बेरोजगारों के लिए कैश स्कीम लेकर आई है, जिसे लाडला भाई योजना का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में लाडला भाई योजना को लेकर घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यानी नौकरी मिले या ना मिले, कुछ पैसे देकर युवा वोटों की फसल काटने की पूरी व्यवस्था है। अब आनंद फानंद में लाडला भाई योजना ले आए। इसमें कह रहे हैं कि हम जो 12वीं पास है उनको हम 6,000 देंगे, जो डिप्लोमा किए उनको हम 8,000 देंगे और जो ग्रेजुएट है उनको हम 10,000। ये बेचैनी दिखा रही है कि महायुति सरकार जाने वाली है। इनकी विदाई तय है, गाजे बाजे के साथ इनकी विदाई होगी नवंबर। लाडला भाई यह एक क्रांतिकारी योजना है जो हमारे युवा हैं उनकी शिक्षा के तहत 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके भी अकाउंट में 6,000, 8,000 इस प्रकार की राशि उसके भी अकाउंट में आएगी। अब युवा है, युवा के अकाउंट में वो राशि आएगी, इस पर भी आपत्ति है। इसमें जो 12वीं पास है, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो ग्रेजुएट है, उनको हर महीने 6,000 से 10,000 रुपये तक मिलेगा। इसमें बेरोजगारी का जो मसला है वो भी हल होगा। महाराष्ट्र के हर परिवार को आर्थिक ताकत मिलेगी। तो देखिए ये कितने दिन तक चलेगी योजना, इसका पैसा कहाँ से आएगा। अनाउंस तो आपने कर दी और ये इलेक्शंस हैं इस समय, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस अनाउंसिंग दिस योजनास, मतलब थोड़ा अजीब ही लगता है। फ्रीबीज कैम हुई ना तो इनको। सवाल यह है कि हम देश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं या फिर फ्रीबी के पथ पर। सत्ता में अब बात करते हैं मुंबई के एक ऐसे चोर की जिसका चोरी करने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। ये एक ऐसा शख्स की कहानी है जो पेशे से तो चोर है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं कविताएं गूंजती हैं। इस चोर के मन में एक कवि की कुछ पंक्तियों की ऐसी छाप है जिसकी वजह से उसने चोरी का सामान वापस करके माफी मांगी। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे की है। नारायण सुर्वे मराठी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 16 अगस्त 2010 को 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। एक चोर के हृदय परिवर्तन वाली इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 16 जुलाई को मुंबई पुलिस ने कवि नारायण सुर्वे के घर में चोरी की जानकारी दी। बताया गया है कि चोर नारायण सुर्वे के नेरल में स्थित इस घर में सामान जो आया था वो चुरा कर ले गए थे, जिसमें एलईडी टीवी, कपड़े, अनाज और बर्तन जैसी चीजें थी। चोरों को ज्यादा महंगी चीजें इस घर में नहीं मिली। अपने जीवन काल में कवि नारायण सुर्वे इसी घर में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी और दामाद इस घर में रहते हैं, लेकिन हाल ही में वो छुट्टी पर गए हुए थे। 10 दिनों से घर बंद था। इसी दौरान चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए। लेकिन इस कहानी में यू टर्न तब आया जब चोर को पता चला कि यह घर मशहूर कवि नारायण सुर्वे का है। इसके बाद चोर ने चोरी किया गया पूरा सामान वापस रख दिया और बकायदा लिखित में माफी भी मांग ली। चोर ने दीवार पर टंगी कवि की तस्वीर के पास माफीनामे वाला नोट रख दिया। उस नोट में क्या लिखा था वो भी बताएंगे, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपके मन में एक बार तो यह जरूर आया होगा कि ये चोर तो कवि हृदय निकला, ये चोर तो कविताएं पढ़ता है, ये चोर तो ईमानदार निकला। आपने इस दौर में क्या सुना है कि कोई ऐसा चोर हो जो चोरी के बाद सामान भी लौटा दे?
और माफीनामे में सॉरी लिख दें। सोचिए जरा, वैसे तो किसी भी इंसान के जीवन में किसी कवि या किसी और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इस तरह एक चोर के मन को किसी कवि की लिखी पंक्तियां इतना प्रभावित करेंगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपको बताते हैं कि सारा सामान लौटाने के बाद चोर ने कवि की तस्वीर के पास जो माफीनामा लिखा, उसमें उसने क्या लिखा था। चोर ने माफी मराठी में मांगी थी। हम आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाते हैं। चोर ने लिखा कि मुझे पता नहीं था कि यह मशहूर कवि नारायण सुर्वे का घर है। अगर पता होता तो मैं किसी कीमत पर यहां चोरी करने के लिए नहीं घुसता। मैंने चोरी किया गया सारा सामान वापस रख दिया है, सॉरी। फिलहाल पुलिस टीवी सेट और अन्य चीजों से मिले फिंगरप्रिंट्स के आधार पर आगे की जांच कर रही है। अब आप सिर्फ 120 सेकंड में कवि के घर चोरी और चोर के हृदय परिवर्तन वाली पूरी घटना को समझिए। इसके बाद आपको संक्षिप्त में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे के साहित्यिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। जी मोठी मोठी पितळेची भांडी, तांब्याची भांडी नेलेली आहेत त्याने आणि परत धान्य पण नेले, म्हणजे डाळी, पुन्हा गूळ, परत ते याची कोकोनट पावडर नेली आहे, चहा पावडरही नेली आहेत, रेमंडचा शर्ट पॅन्टचा कपडा नेलेला आहे आणि अजून काहीतरी छोटं मोठं त्यांनी जर नेलं असेल, पण आता आपल्याला हात लावू शकत नाही म्हणून आपण काय बोलू शकत नाही, पण असं बरंच नेलेलं आहे। आणि तो मागे त्या संडासाच्या खिडकीतून आतमध्ये ग्रिल कापून तर मग पुढे येऊन त्यांनी भिंतीवर लिहिलंय की मला माहीत नव्हतं की हे नारायण सुर्वेंचं घर आहे, तर मी चोरी केली, पण म्हणजे नारायण सुर्वेंचं घर आहे पण मी चोरी केली नसती, मला माफ करा, मी ज्या काय वस्तू नेल्या त्या तुमच्या परत आणून देईन, टीव्ही नेलेला मी परत आणून दिला आहे, सॉरी। यहां आपको मराठी कवि नारायण सुर्वे को भी जानना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एक कवि ने अपनी रचनाओं के जरिए एक चोर के दिल में उसके अपराध का बोध पैदा कर दिया। कवि नारायण सुर्वे का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी कविताओं में वंचित और मजदूर वर्ग के संघर्ष का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मजदूरों और गरीब लोगों की समस्याओं को उजागर करने में बिताया। कवि बनने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी एक अनाथ के रूप में मुंबई की गलियों में गुजारी थी। वे अपनी कविताओं में जीवन की कठोर सच्चाइयों जैसे गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानताओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने मराठी भाषा में गहरी बातें भी ऐसे सरल अंदाज में लिखी कि उनकी कविताएं आम जन तक पहुंच सकीं। वो न केवल एक कवि बल्कि एक एक्टिविस्ट भी थे, जो अपने लेखन के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास करते रहे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, मेरे शब्द, लेनिन, एक नए घमासान में, दबाव नहीं डालें आप, माफ कीजिए, रॉयटर्स बाग, पोस्टर, और इनके साथ ही उनकी कविता माझन बालपण यानी मेरा बचपन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने अपने कठिन जीवन का विवरण दिया है। कवि नारायण सुर्वे को 1956 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। 1999 में कबीर पुरस्कार और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्योंकि उनकी कृतियों में मराठी साहित्य और समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। ये खबर बताती है कि एक कवि किस तरह समाज को संवेदनशील बनाता है और उसकी रचनाओं में इतनी शक्ति होती है कि एक अपराधी को भी अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देती है।